अस्सलाम वालेकुम। सलमान इलाही बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का एक और पॉडकास्ट। आज हम कुछ इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस करेंगे। एक ऐसे डिस्कशन की तरफ हम जाना चाहेंगे जो आमतौर पे हमारी कम्युनिटी में डिस्कस नहीं होता या लोग उससे अवेयर ही नहीं होते। एक आम शख्स चलता फिरता है देखकर, लेकिन एक ब्लाइंड शख्स कैसे चल फिर सकता है, अपनी मोबिलिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये आज हमारा मेन टॉपिक होगा। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनर मौजूद है और ऐसी अहम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत चंद दिनों में ही, बल्कि मैं तो उसको कहूंगा कुछ अरसे में ही, इन्होंने बहुत नाम रोशन कर लिया अपना मोबिलिटी ट्रेनिंग के हवाले से। और स्पेशली हमारे कराची में इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि अब तो मैं इनको देख रहा हूँ कि पंजाब और दूसरे शहरों में भी ये जा रहे हैं, हर जगह पे जाकर ट्रेन कर रहे हैं। इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करने की, समझने की थोड़ी सी आज कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी और बहुत अहम तरीन मेरा ख्याल है आप सब लोगों के पॉडकास्ट होगा। हमारे साथ मौजूद है रफी मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? कैसे हैं आप? तभी ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अच्छी बात है रफी साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने आज यहाँ पर तशरीफ लाया, आपका यकीन हम दिल से अदा, गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे बुलाया और जाहिर आपने बुलाया, आपने इज्जत दी है और हमारे लिए एहसास है कि आपने हमें इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हम बिल्कुल आपके, जब आप छोटे से थे सर वहां से हम लोग चीजों पे लेके चलते हैं सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई? कराची में ही हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सारी स्कूलिंग वगैरह यहीं से हुई? कंप्लीट। हाँ। अच्छा, ओके, पूरी एजुकेशन यहाँ से यहीं पे हुई। कभी पाकिस्तान से बाहर जाना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार। अच्छा, ओके, किस हवाले से? मैं असल में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, बहुत जो है वो एक्सेसिव मेरी जो ट्रैवलिंग रही, और पाकिस्तान से बाहर भी अल्लाह ताला ने बस मौका दिया। बुनियादी तौर पर तो मैं जो है वो स्पेशल पर्सनस के हवाले ही से मैं बहुत अपनी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बचपन ही से मैं प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ इस फील्ड में, तो उसी हवाले से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ कैपेसिटी में मौका मिलता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और इसके लिए बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अल्लाह ने मौका भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह के उसका हमने कोशिश की है कि हक भी अदा करें, और अब तक कर रहे हैं कोशिश। पूरी दुनिया में घूमते घूमते घूमने की ट्रेनर बन गए। बहुत बेहतर, जबरदस्त। तो उर्दू का बेहतर इस्तेमाल। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 93 में, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, शायद स्पोर्ट्स या ओलंपिक्स में भी आपका जाना हुआ। 92 में, राइट, ओके। पाकिस्तान ने पहली मरतबा बार्सिलोना पैरालंपिक्स में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसे कोच उसमें, और जाहिर सी बात है लिमिटेड लोग होते हैं, तो मैंने पाकिस्तान का परचम लेके उसमें जो है परेड को लीड किया था। तो वो मोमेंट ज़ाहिर है मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता कभी भी। कौन सी डिसेबिलिटी थी उसमें? ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड के हवाले से विजुअल इम्पेयर्ड हमारे अच्छा। जीत थे उसमें, एक स्विमिंग में और दूसरा जो है वो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। 92 में ओलंपिक्स में गए थे और उसके बाद अब 22 बल्कि 26 आ गया। जी काश कि दोबारा वो दिन आ जाए, वो वक्त आ जाए। चले जी, इंशाल्लाह रफी भाई को मेरा ख्याल है हम अपने साथ लेके चलते हैं और बनाते हैं। रिसेंटली आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बाकायदा जो है वो इस पे काम कर रही है। मैं खुद भी उसका फाउंडर हूँ, और बल्कि मुझे आज आपकी बातों से याद आया कि मेरा ख्याल है टाइम आ गया है। अच्छा रफी साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जहां तक हमें अंदाजा है कि आपके भाई भी जो है वो ब्लाइंड हैं, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है बिगिनिंग से ही आपका उनसे ताल्लुक रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इसमें मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी कि हमारे माशाल्लाह हम लोग 8 भाई और 2 बहनें, बड़ी फैमिली थी, और मैं सेकंड लास्ट। ओके। और मेरी फैमिली में 3 ब्लाइंड हैं, तो जो है वो 2 भाई हैं, एक बहन है, बल्कि 3 भाई हैं मेरे और एक बहन है जो ब्लाइंड है। और जो सबसे बड़े भाई हैं वो ऊपर से टॉप से सेकंड थे और मैं बॉटम से सेकंड हूँ। ओके। तो अब इतनी बड़ी फैमिली में ये अल्लाह ताला का, मैं तो फजल ही कहूँगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बच्चा था तो बच्चे को ज़्यादा जैसे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर मुझे शायद कुछ शौक भी था कि हर तरह के काम में मैं जो है बिला झिझक पार्टिसिपेट करता था। तो अपने अच्छा, ये बहन भाई मेरे सब जो है वो लेट ब्लाइंड हुए, कोई बाई बर्थ नहीं था, तो उन्होंने दुनिया देखी और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन तकरीबन सब जो है वो ग्रेड 8, 9, 10 इस लेवल पे जाके ब्लाइंड हुए हैं। ओके। तो उन्होंने नहीं बाई बर्थ नहीं, उन्होंने बहुत सारी दुनिया को, मतलब जो है एजुकेशन के तमाम मराहिल, जिसको ब्लाइंड के वाले कहते हैं, कलर देखा है उन्होंने मुख्तलिफ, जैसे कायदन का मज़ार है, ब्लाइंड जो बाई बर्थ है
उसको आप कितना भी समझा लें तो उसको उसकी हाइट और उसकी जो है वो चौड़ाई लंबाई का अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल सही। उन्होंने वो सब चीजें देखी हैं। तो मैंने अपने तजर्बे से चीज देखा कि जो ब्लाइंड बाद में होते हैं उनको जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि एक डायलेमा होता है। वो जो सेपरेट लाइफ में चले जाते हैं, जो वो इंटीग्रेट सोसाइटी से नहीं हो पाते, बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाते हैं, और वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज हो जाता है उनका माइंड, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीजों को। उस मरहले से निकाल कर उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना, ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हमारी फैमिली के ऊपर था, क्योंकि हमारी फैमिली बुनियादी मतलब मेमन है, और उस वक्त खासतौर पे मेमनों में पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता था। लेकिन बस अल्लाह ने फजल किया, मैं तो बार बार इसको कहूँगा, खालिसतन उसका फजल, और हमारे माँ बाप ने इसके लिए फौरी तौर पर इसको अपने सर पे कोई मुश्किल सूरत हाल नहीं बनाया, बल्कि इस चैलेंज को कबूल किया और बच्चों को तमाम को जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना शुरू किया, और विदाउट वेस्टिंग टाइम। और उसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट ये हुआ, इन शॉर्ट में बताऊं, कि मेरी बहन जो नाबीना थी, वो माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली नाबीना खातून बनी जिन्होंने PhD किया। ओके। शी डिड लाइक अब वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं एज ए प्रोफेसर, उन्होंने रिटायर, और उन्होंने हाफिज़ कुरान किया, अपने तौर पे अपनी कोशिशों से किया, पाकिस्तान को जो है दुनिया भर में लीड किया, ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट किया। और अब जो है आजकल ख़ास तौर पे, वैसे तो ऑनलाइन कुरान और तजवीज़ से भी पढ़ाती हैं, दुनिया भर में पढ़ाती हैं लोगों को, लेकिन पाकिस्तान की जो हज ट्रेनिंग की जो टीम है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह हजियों की ट्रेनिंग रेगुलरली करती हैं। तो हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग एक जो है उनकी लाइफ थी ना। तो मैं बस उनके साथ बहुत ज़्यादा इन टच रहा, उनके एग्जाम्स में, उनकी तैयारी में, उनकी मूवमेंट में, लाने ले जाने में, तो प्रैक्टिकली मैं बहुत क्लोज हो गया। तो उसी हवाले से मुझे मौका मिला कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ब्लाइंड्स के लिए इन सब तक हो गया। मैं 9th में था और मैंने MA के जो स्टूडेंट्स का पेपर एज ए राइटर दिया। तो इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट इतनी हो गई कि मैं इनकी लाइफ को समझने लग गया था, इनके चैलेंजेस क्या हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके लिए जो है लोगों का रवैया क्या है, मुश्किलात कहाँ आती हैं, क्या बेहतर हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बस एक समझे पैकेज के तौर पर मुझे ये सारी चीज़ें मिली, और मुझे चूंकि शौक था तो मैंने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर ली। मेरे ख्याल में बात का कुछ जवाब लंबा हो गया आपके सवाल का, लेकिन आई थिंक इट वाज मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था आपकी बातों में कि मैं भूल ही गया कि वापस भी आना है। जी प्लीज, दैट्स व्हाट द रीजन। सही हो गया। तो फिर अब हम चलते हैं वाइजल वेस की तरफ। ओके, थोड़ा सा ये बताएं कि ये कैसे शुरू करने का आपको मौका मिला, या आपने क्यों शुरू किया? ठीक है, ये भी ये था कि मैंने जब अपनी मास्टर्स लेवल पर आया तो कराची यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। सही है। और बस लकीली मैंने B.Ed किया था, तो सोचा था कि टीचिंग की तरफ जाएंगे, और बस नेक्स्ट ईयर ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो फिर मैंने कहा जब इतनी लाइफ इस फील्ड में गुजारी है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है, तो मैंने फिर उसको एज ए प्रोफेशन अपनाया। ओके। उसके बाद अपनी जॉब वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे की, और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने जो है वो इस फील्ड के हवाले से बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी किए और करवाए भी साथ में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था उसकी बुनियाद पे। तो तजर्बे से ये चीज़ साबित हुई, बात सामने कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए इस फील्ड में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उनकी खासतौर पे स्लो लर्नर एक कैटेगरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उसको एड्रेस किया, और अपने ऑब्जर्वेशन से, चूंकि बच्चे मेरे एक्सपीरियंस में आते थे ऐसे, तो मैंने उनको स्टडी भी किया, और फिर उनके लिए कि क्या वे आउट निकल सकता है उसको। या ब्लाइंड स्लो लर्नर की बात? नहीं, मैंने तमाम स्लो लर्नर, तमाम ब्लाइंड के लिए मल्टीपल भी होते हैं, तो उनमें भी वो चीज आ जाती है। स्लो लर्नर इटसेल्फ एक कैटेगरी है। सही है, सही समझ। एक्चुअली आ जाए ना, अगर किसी को समझ, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे दे लुक्स नॉर्मल यूजुअली, दे बिहेव नॉर्मल यूजुअली। वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में भी जा रहे हैं, गुटखे पान भी का, मतलब सब चीजें ना। तो उसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ता था कि बज़ाहिर वो नॉर्मल होते थे, तो उनके पेरेंट्स खासतौर पर नॉर्मल स्कूलों में भेज रहे होते थे, जबकि उनका सबसे बड़ा इशू था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल या एक्सेप्टेंस लेवल जो वो बहुत लो होता था। तो अब ये प्रॉब्लम इतनी थी कि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते थे कि इनके साथ कोई इशू है। और दूसरा बैड लक ये भी हमारी सोसाइटी का नॉर्मल स्कूलों में कि स्कूल्स आम तौर पे कुछ तो अच्छे भी हैं, लेकिन वो नहीं बताते अगर कोई इशू है। वो कहते फीस आ रही है तो आने दो, वाकई बता रहा हूँ ये इशू है। तो इसमें ये होता था कि बच्चा 15, 16, 18 साल का हो जाए, तो जब वो बाय द टाइम वो ग्रेड 8 या 9 में पहुंचे, तब वो स्कूल उन्हें बताना शुरू करता, क्योंकि उसके बाद बोर्ड का एग्जाम शुरू होता है कि भाई आपका बच्चा प्रॉब्लम। और वो इतना बैक टू बैक प्रेशर था पेरेंट्स पे डालते थे, तब वो पेरेंट बाहर लेकर आते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में 1-2 बच्चे ऐसे आए जिनके पेरेंट्स इस फील्ड से भी थे स्पेशल, लेकिन वो अपने बच्चे को एनालाइज नहीं कर सके कि उनके साथ इशू क्या है।
और जब मैंने एक बच्चे को पेरेंट ने बुलाया, मेरे पास गया, तो ही वाज इन ग्रेड 8, और जब उसको मैंने लिखवाया कि पेरेंट्स के सामने, तो वो अपने अब्बू का नाम भी नहीं लिख पाता था, एड्रेस भी नहीं लिख पाता, एंड ही वाज इन ग्रेड 8। तब उसके बाद मेरे पास ऐसे केसेस काफी है, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल हालात में सोचा कि स्टार्ट किया जाए, लेकिन चूंकि मेरा बेसिक जो है विजुअल इंपेयरमेंट से था, तो मैंने जो है वो इस नाम से, वाइजल वेज के नाम से शुरू किया, जो हो सकता है आप अभी पूछे भी, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज वाइजल वेज? सो वाइजल वेज इज अ एब्रिविएशन ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट एंड स्लो लर्नर्स वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाट इट स्टैंड फॉर। तो वाइजल वेज इस नाम से मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने शुरू में स्लो लर्नर के लिए इब्तिदा किया। उसके बाद बच्चों को जब पता चला पेरेंट्स को कि इंस्टीट्यूट है, तो लोगों ने आना शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिसेबिलिटीज मेरे पास मल्टीपल के साथ मौजूद है, मल्टीपल डिसेबल्ड को भी हम लेते हैं। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा मोबिलिटी की तरफ। ठीक है। और मैं सबसे अच्छा थोड़ा सा बल्कि मैं पहले बैकग्राउंड जाके पहले वाइजल वेव की तरफ हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एक तो पहले ये बताइए कि ये स्कूल है कहाँ पर? ओके जी, वाइजल वेज सलमान भाई गुलज़ार हिजरी एरिया में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पिछले 1 साल से वही है, लेकिन पहले उससे पहले 13 साल तक हम उसके करीबी एक जगह ब्लॉक 4 में थे। अब इस वक्त गुलज़ार जी हाँ। तो ये स्कूल जो है ये क्या है, क्लासेस वाइज है हाँ, या सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपर्पज सेंटर है। इसमें जो है रेगुलर बच्चों की क्लासेस होती हैं, जिसमें विजुअल इंपेयरमेंट भी है, हियरिंग इंपेयरमेंट भी है, और जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं वो हैं। और इसमें जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं रेगुलर एकेडमिक्स के साथ साथ थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा सेटअप है, और स्पीच थेरेपी है, कुरान की रेगुलर क्लासेस हैं। ब्लाइंड के लिए जॉस सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो कंप्यूटर के जो है वो ट्रेनिंग वगैरह होती हैं। साथ साथ सोशलाइजेशन के हम प्रोग्राम इस तरह करते हैं कि उसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन, यानी उन्हें मार्केट ले जाते हैं, उनसे परचेजिंग करवाते हैं उनसे, ताकि उन्हें ये पता चले कि जो है परचेजिंग हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना भी होता है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज जो डेली लिविंग की है उसकी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो इस तरीके से कंबाइंड। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ पर जो है वो स्कूलिंग के अलावा हम जो है थेरेपीज एडिशनली भी दे रहे हैं, प्लस बुक्स की जो है वो हमारे यहाँ ब्रेल एम्बोजर के जरिए बाकायदा प्रिंटिंग का काम भी होता है, अपने तौर पे भी हम कर रहे हैं, और जो दीगर इदारे हमसे प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं वो भी होता है। और एक बड़ा जो हम काम कर रहे हैं वो टेक्टाइल मैप और टेक्टाइल इम्बोज बुक्स और जो है गैजेट्स पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए जो है टेक्टाइल अपने तौर पे इन्वेंट किया है, बोर्ड बनाया है, जिसमें बच्चों को जो है वो बोर्ड पे जैसे बड़ा कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी थी काजन का मज़ार, या कोई ट्री पे जैसे जैक फ्रूट है वो बहुत ऊपर लगता है और बहुत बड़ी साइज का होता है, तो वो कैसे, तो हम उसको बड़ा बोर्ड इम्बोज फॉर्म में बनाते हैं, और उस बोर्ड के ऊपर जो है बच्चे को पूरी प्रॉपर उसकी जो है वो स्ट्रक्चर बना के और उसके जरिए उसको एक आइडिया देते हैं कि एक्चुअल चीज क्या है। ये मैंने बिल्कुल खुद भी नाज़रीन जाके देखा, नो डाउट। मैं पहली मर्तबा, मैं खुद की मेरी विजन थी, मैं बाद में लेट ब्लाइंड हुआ हूं, तो मैंने मुझे थोड़ा सा कहना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर का अंदाजा है मीनार पाकिस्तान या कायदा के मज़ार, और आपकी स्टार्टिंग की जो आज की हमारे पॉडकास्ट की जो स्टार्टिंग की आपकी गुफ्तगू थी उसमें यही तक एक जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ब्लाइंड होता है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इस पूरे स्ट्रक्चर को। और मैं जब आपके इदारे में आया तो मैंने देखा वहां पर जिस आपने इम्पोज्ड ये सारी चीजें बनाई हुई है, वुडन की, आई थिंक मेरा ख्याल है, बहुत आउट क्लास। बाकी आप मीनार पाकिस्तान किस तरह का होता है, एक ब्लाइंड को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा अगर उसके पास इस तरह का। अच्छा, इसमें हम फर्दर ये कर रहे हैं कि बहुत सी और चीजें जो डेली लाइफ में होती है ना, अब जैसे दरवाजा है, ब्लाइंड को अगर नहीं पता है ना, दरवाजे के पीछे हुक लगे होते हैं जो कब्जा जिसको कहते हैं, हम उसको भी, उसकी पूरी मूवमेंट को उस तरीके से हमने जो है वो एक्टिविटी बोर्ड्स बनाए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम ब्लाइंड को रियल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, ताकि ब्लाइंड को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब वो लाइफ में चीजों को देख रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या, तो उसका ही नतीजा होता है कि फिर जब वो उन चीजों से इंटरेक्ट करता है तो उसका एक्टिंग बिल्कुल उसका अकॉर्डिंग टू दैट चीज हो जाती है। अदरवाइज वो बहुत ज्यादा जो है अब्रप्ट किस्म का जो है उसका एक्शन होता है, उसको नहीं पता होता कि एक सामने जो चीज है उस पर रिएक्शन मुझे कैसे देना है। लेकिन जब इन चीजों से वो अवेयर होता है तो फिर उसका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। रफी भाई, मोबिलिटी ट्रेनिंग आते हैं जो आज हमारा मेन स्पेसिफिक टॉपिक है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये मोबिलिटी एक ब्लाइंड शख्स के लिए इसकी पूरी ट्रेनिंग है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो हम थोड़ा सा इसको बताइएगा। हाँ, वैसे तो ये सवाल ब्लाइंड से करते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर बता दे, लेकिन मैं बताऊं ये क्यों मैं ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा।
अक्सर ब्लाइंड को चूंकि इसकी अहमियत अंदाजा है तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट मोबिलिटी का प्रोसेस नहीं कर रहे होते। ये एक बदकिस्मती हमारे यहाँ। सबसे पहले तो ये कि ब्लाइंड को स्टिक लेके चलना चाहिए, ये मेरा मशवरा भी है और मेरी जो फीलिंग्स भी है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली चलेगा स्टिक लेकर तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा न सिर्फ एक इंडिपेंडेंट हो जाएगी बल्कि बड़ी प्राउडली हो जाए मूवमेंट कर सकेगा। ये उसका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने जैसे भी बताया भी कि ब्लाइंड टोटली फिर हर वक्त डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हर वक्त उसको ये मोहताजी का नहीं है कि भाई कोई साथ मुझे लेकर जाए। अच्छा, साथ ले जाने में फिर यह है कि जो साथ ले जा रहा है उसको नहीं आता कि आपको हैंडल कैसे करे। उसका नुकसान ही होता है कि वो चल रहा है, बिलफर्ज एक छोटी सी मिसाल दूं, किसी ने कहा चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, उसने हाथ पकड़ा और आप दीवार की तरफ और वो रोड वाली साइड पे, पता चला उसकी साइड सेफ है लेकिन उसने तवज्जो ही नहीं दी कि वो जो ब्लाइंड चल रहा है उसके लेवल पे आगे जाके हेड लेवल पे या चेस्ट लेवल पे कोई रुकावट है और वो ब्लाइंड जाके टकरा गया। साइटेड तो बिल्कुल सही महफूज रहा, उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि ब्लाइंड अगर है तो उसको मैं कैसे लेके हैंडल करूं। इसका मतलब कि ट्रेनिंग दोनों साइड पे है। एग्जैक्टली यही है कि ब्लाइंड के लिए नहीं है, ट्रेनिंग जो है दोनों के लिए। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि मतलब साइटेड तो ब्लाइंड के लिए कोई भी हो सकता है। अगर सड़क पे खड़ा कोई गुजरता हुआ आया कि चलो मैं रोड पार करूं, तो हर बंदा कैसे सीखे? तो इसकी कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो जरूर हर एक को आनी चाहिए, वो कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। जैसे हैंड ग्रिपिंग है, ब्लाइंड को कहां से पकड़ना है। बहुत से ब्लाइंड के पेरेंट्स उसको अभी तक शोल्डर से पकड़ रहे होते हैं और ब्लाइंड को आगे किया होता है, साइटेड पीछे होता है, जबकि गाइड जो आगे होना चाहिए, जो गाइड कर रहा है ना, तो वो चूंकि उसे टेक्निक नहीं पता, कंफर्टेबल वो इस तरह होता है, वो कर रहा होता है, तो उसमें ब्लाइंड को चोट लगने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। एक तो उसकी वॉक बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की होती है और उसको चोट लगने का भी अंदेशा होता है। अच्छा, एक मतलब चोट लग जाए ना, खासतौर पे जो लेट ब्लाइंड होते हैं, फिर वो हिम्मत भी नहीं करते जल्दी, वो डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर इसके तरीके हैं और अगर वो सीख लें तो बहुत शानदार। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट ब्लाइंड अलोन जैसे अकेले चल रहा है, उसके पास ना केन है और ना गाइड है, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसके प्रॉपर तरीके हैं। क्योंकि घर के अंदर है, हर वक्त गाइड की जरूरत नहीं, हर वक्त केन की जरूरत नहीं है, लेकिन घर के अंदर वो बेसाख्ता चलेगा, पता चला टेबल के ऊपर कोई जो फ्लावर पॉट लगा और टूट जाएगा। चेयर पे बैठा है, उसमें बिल्ली बैठी हुई, आप जाके उसके ऊपर बैठ गए डायरेक्ट। तो ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो मोबिलिटी की ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह सिखाती है। कोई बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है, ये हफ्ता 10 दिन की अगर ट्रेनिंग करें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करे उसकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से अपनी मूवमेंट को कर सकता है। छोटी छोटी चीजों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें रफी भाई। सबसे पहले तो मुझे वाकई याद है कि आमतौर पे लोग हमें ऐसे पकड़ के ले जाते हैं जैसे वो कोई चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इतना ऑकवर्ड हमें लग रहा होता है, हमें खुद एक फीलिंग ऐसी हो रही होती है कि अल्लाह खैर करे मैं कैसे लेके जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने कहना तो मुझे भी तरह पकड़ के ले जाते। दूसरी चीज मुझे आपकी बात से वो भी आता है कि जो आगे खुद पीछे रहेंगे, हमें आगे कर दिया। अब उस दिन क्या हुआ कि दरवाजा उन्होंने खोला है, हाँ। सही है, दरवाजा खोला और मुझे आगे कर दिया, मेरे पीछे आ रहे हैं। अब आगे था, अभी दरवाजे के साथ ही स्टेप था, मैं नहीं समझ सका और डरा। बिल्कुल बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है इस वक्त। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा हम वन बाय वन करके चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मैं जानता हूं कि हम पूरी ट्रेनिंग को यहाँ तो नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक ब्लाइंड शख्स स्टिक को पकड़ रहा है जी, तो वो स्टिक को उसको उसमें स्टिक को पकड़ने की टेक्निक है जी। अच्छा, पकड़ तो कैसे भी सकते। अच्छा, इस टोटल में ये कि कैसे भी करना, कोई क्या कर लेगा आपका, सही है। असल मकसद इसका ये है कि मोबिलिटी आपकी सेफ हो, सही है, और यकीनी बात हो कि इतना आपको उस चलने पे, उस तरीके पे सिखाने से ये हो जाएगा, कोई यकीन ही पता होगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जाना है। सही है। सेकंड स्टेप और इसका तीसरा ये कि कॉन्फिडेंटली और अपना पुरएतमाद तरीके से, सही है, ग्रेसफुल तरीके से, ये इसकी 3 बुनियादें हैं। सही है। अगर इंडिपेंडेंट चल रहा है ना, तो मोबिलिटी में अब इंडिपेंडेंट जब जा रहा है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए अपना जब प्रोटेक्शन अपने करना, उसके लिए बहुत जरूरी है। अपर बॉडी प्रोटेक्शन होता है, लोअर बॉडी प्रोटेक्शन होता है। फिर इसी तरह अगर वो किसी बंद जगह पे जा रहा है तो ट्रेलिंग करेगा, किसी न किसी बॉल या टेबल या किसी सहारे से, किनारे से उससे टच करता हुआ चलेगा। अब टच कैसे करेगा, दैट इज अ टेक्निक। अब प्रोटेक्शन करेगा, दैट इज अ टेक्निक। वो जाहिर है उसको सिखा दिया जाएगा, लेकिन ये चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। बिल्कुल सामने आपको ग्राउंड पार करना और सामने किसी बिल्डिंग में जाना है, आपने यहाँ से स्टार्ट लिया, पता चला ग्राउंड में दाखिल होती दाएं बाएं का आइडिया नहीं और आप एक दूसरे किनारे पे लेफ्ट पे निकल गए, तो हाउ टू मेंटेन योर लाइन। तो ये इसकी टेक्निक्स हैं और ये एक मरतबा सीख लेता तो बहुत सहूलत हो जाती है। इसी तरह फिर वो स्टिक है, तो स्टिक को कैसे होल्ड करना है, स्टिक को फिर चलाना, एक तो होल्डिंग है प्लस स्टिक का इस्तेमाल कैसे करना है।
फिर अगर कोई रुकावट आ जाती है तो उससे स्टिक को बचा के कैसे निकलना है, स्टेप्स आ जाते हैं तो उस पे स्टिक से आपको कैसे पता चलेगा। तो इसकी इस तरह की टेक्निक्स हैं। और चेयर पे कैसे बैठना है, आपको गाड़ी के दरवाजे से खोल के गाड़ी की सीट पे कैसे बैठना है सेफली, और आपको जो है वो आम दरवाजों से कैसे गुजरना है। अब चेयर पे बैठना, आप टेबल पे इस जगह बैठे हैं वो एक अलग है, और अगर ऑडिटोरियम की चेयर पे बैठना है तो कैसे बैठना है। इसको यूं अगर थोड़ा सा रफी भाई बताइएगा कि अगर मिसाल के तौर पे एक साइटेड पर्सन है, ओके, वो साइटेड पर्सन को ब्लाइंड को चलाने के लिए क्या ख्याल रखना है, हाथ कैसे पकड़ना है? जी, अब इसी तरह मैं आ रहा था थर्ड स्टेप पर कि जब गाइड के साथ चलना है जी, तो बुनियादी तौर पे गाइड को एक तो पहले होगा, आगे होगा और ब्लाइंड पीछे होगा। ओके, ये नाज़रीन सब लोग प्लीज इसका ख्याल रखें। गाइड जो है वो ब्लाइंड गाइड की हैंड ग्रिपिंग, कंफर्टेबल हैंड ग्रिपिंग जो है वो कोहनी के ऊपर और ऐसे पकड़ेगा कि उसकी हाथ की ग्रिप इस तरीके से आए, एक तरफ अंगूठा होगा और चारों तरफ उसकी उंगलियां होंगी। इसमें बहुत कम, अच्छा इस ग्रिप में इतना मजबूत ना पकड़ ले कि बंदा जो है वो हाथ बिल्कुल उसका यानी बिल्कुल कैद में आ जाए, और ना इतना लूज हो कि अगर गाइड आगे जाके एक स्टेप डाउन होता है तो उसको मूवमेंट का पता ही नहीं चले, उसका हाथ छूट जाए। क्योंकि प्रैक्टिस कर लेने के बाद ये होता है कि ब्लाइंड के साथ जब गाइड मूव कर रहा होता है तो जबान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो स्टेप आ रहा है नीचे, स्टेप डाउन है, तो खुद ब खुद नीचे होगा तो ब्लाइंड को पता चल जाता है उस मूवमेंट से। और इसी तरह अगर स्टेप अप है तब भी पता चल जाता है। इसी तरह अगर दाएं बाएं मुड़ना है या तंग जगह से गुजरना, आप जा रहे हैं और एक जगह आगे चलिए आई कि एक ही बंदे की जगह है, अब गाइड है और उसने हाथ पकड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है दो बंदों की जगह ऑक्यूपाई हो जाती है, लेकिन अब आगे जगह ही एक ही है, तब क्या करें। तो टेक्निक है जिसके जरिए गाइड अपना हाथ को इस तरह मूव करता है कि वो ब्लाइंड उस गाइड की बॉडी के बिल्कुल पीछे पैरेलल आ जाता है, बिल्कुल पीछे आ जाता है, तो वो एक ही बंदे की जगह में वो दोनों गुजर जाते हैं, हाथ भी नहीं छूटता उसका। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो बहुत सेफली और बहुत ग्रेसफुल तरीके से जाते हैं, पता भी नहीं चलता, बोलना भी नहीं पड़ता, और अगर मार्केट में कहीं और जा रहे हैं, कहीं और लोग भी चल रहे हो तो उन्हें पता नहीं चलता कि दो लोग हैं, एक गाइड और एक ब्लाइंड है इसमें, इस तरीके से जो है वो चलते हैं। तो ये टेक्निक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और बड़ी ग्रेसफुल टेक्निक है। इसमें जो है मतलब लोग जब सीख लेते हैं तो बड़ी अच्छी उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज। आपको लगता है कि ये जो ट्रेनिंग है इसको बाकायदा मेरे ख्याल है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में शुरू करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि इस हवाले से अवेयरनेस, क्योंकि लोग आमादा नहीं होते, क्या छोड़ो कौन इनके लिए करे, तो स्पेशल पर्सन्स के लिए काम करना, सोसाइटी को उसके बारे में अवेयरनेस कि क्यों उनके लिए काम करना है, उनके साथ क्यों, या कभी सामने आमने आ जाए तो उनसे इंटरेक्ट कैसे करना है, इसकी अवेयरनेस। और फिर इसकी ये टेक्निक जो ब्लाइंड जैसे मोबिलिटी टेक्निक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह मैंने जब टेक्टाइल मैपिंग की बात की तो वो भी इन इंस्टीट्यूट्स में, इदारों में इसके हवाले से थोड़ी बहुत जो है वो मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बहुत इजीली हो सकती है चीजें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल नाज़रीन बहुत जरूरी है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो मेरे ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपके इदारे में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में, हर जगह ये ट्रेनिंग होना मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अचानक आपके साथ कोई ना कोई शख्स मिलता है, और जब आप किसी ब्लाइंड को लेके चलना शुरू करते हैं रास्ते में, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी लाइफ में देखे जो बहुत केयर करने के लिए ब्लाइंड शख्स को पकड़ते हैं और चाहते हैं कि इसको इसकी मंजिल पे पहुंचा दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस वही बच जाते हैं। हाँ, वो इससे कि जाहिर सी बात है अवेयरनेस नहीं है, उनको टेक्निक्स का नहीं पता ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मीडिया को भी टाइम टू टाइम, जैसे पहले बोलते हाथ का एक प्रोग्राम आता था जिसमें साइन लैंग्वेज के बारे में, तो बहुत सबको अवेयरनेस हो गई थी ना। तो ये चीजें, और ये चूंकि ऐसी टेक्निक है जो एक ही वक्त में अगर मीडिया इस हवाले से काम करे तो बहुत सारे लोग एक वक्त में जो है ट्रेंड हो सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी सजेशन है कि टीवी पे या टेलीविजन मोबिलिटी ट्रेनिंग के हवाले से क्या कर सकती है? मैंने अभी कहा ना कि अगर इसका वीकली कोई प्रोग्राम रखें और तो यकीनन ये जो है 15-20 मिनट की भी ट्रेनिंग हो सकती है, और इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हो सकता है। और जरूरी नहीं कि ब्लाइंड या साइटेड वहीं पर मौजूद हो, वो होंगे तो जाहिर एक एग्जाम्पल के तौर पर साथ दी जा सकती है, लेकिन इसको घर बैठे भी ऑनलाइन सीखा जा सकता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत जरूरी है कि ये इस पे काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच रफी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट आज गुफ्तगू, स्पेशली जो मुझे लोगों को इस हवाले से अवेयर करना था कि मोबिलिटी की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। एक ब्लाइंड शख्स को भी मोबिलिटी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और ना सिर्फ ब्लाइंड को बल्कि ब्लाइंड को अकेले कैसे चलना है, गाइड के साथ कैसे चलना है, और एक साइटेड पर्सन के लिए भी जरूरी है ट्रेनिंग कि वो अगर किसी ब्लाइंड शख्स को लेके चलना चाहता है तो उससे किस चीजों का ख्याल रखना है।
मैं चाहूंगा कि कोई आप मैसेज देना चाहेंगे अगर कम्युनिटी को। कम्युनिटी के लिए बस मैसेज यही है कि स्पेशल अफराद या माजूर अफराद, अगर हम लोग नहीं समझते स्पेशल के लफ्ज़, तो वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, और सिर्फ एक कुछ कमी और मेरे ख्याल में वो हर शख्स में है। हमारी जो है वो समझ का फ़र्क है, तो अगर हम उनकी वो कमी को पूरा करने की कोशिश करें, और जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमारी आमादगी, हमें आमादा होना होगा कि हमें ये करना है, हमें इनको एक्सेस देना और इन्हें एक्सेप्ट करना है। इनको एक्सेप्ट कर लें तो इनके साथ मामला करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि बहुत आसान हो जाता है। और एक मरतबा जब आप इंटरेक्ट कर लें तो फिर आपको खुद बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है कि वाकई अगर हम इनके लिए मसला समझ रहे थे तो हमारे लिए बल्कि सहूलतकार बन जाते हैं। तो इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें, सोसाइटी का हिस्सा समझें, इनको इनका हक दें, और ये हम पर फ़र्ज़ है। ये हम कोई एहसान नहीं करेंगे, बल्कि फ़र्ज़ है जो हम अदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला तो खुश होगा ही, लेकिन हमारा माशरा भी इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेगा और एक कॉन्फिडेंट माशरे की बुनियाद रख सकेगी। एक्सेप्ट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि हमारे सारे इख्तलाफात या प्रॉब्लम्स का आगाज़ ही जब होता है जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने माइंड में खुद एक इमेज बना के बैठे हुए होते हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे रफ़ी भाई के लिए एक इमेज बना दूं कि रफ़ी भाई आज आ रहे हैं, ये ऐसे होंगे, ये गुस्से वाले होंगे, ये डांटने वाले होंगे, तो यकीन कीजिएगा कि फिर मैं रफ़ी भाई के करीब नहीं आ सकता। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के वाले से हम एक इमेज बना लेते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, या हम इनकी लाइफ के साथ नहीं चल सकते, या हम इनको डील नहीं कर सकते, तो यकीन कीजिएगा कि वो आपके लिए एलियंस बन जाएंगे और आप बाकी उनको डील नहीं कर सकते। अगर आप उनके साथ बैठना शुरू करते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें और अपने माइंड की उस जो थ्योरीज हैं उनको रिमूव करते हैं, आप यकीन कीजिएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपके साथ बैठ के आपको भी इंशाल्लाह आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा और उन लोगों को भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और ये हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा एक इंक्लूसिविटी की तरफ जा सकेगा। तो यहाँ पर मैं तमाम आज सुनने वाले और हमारे देखने वाले नाज़रीन और हाज़रीन को भी उनका थैंक्स करूंगा। बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज ज्वाइन किया है हमें इस हवाले से। ऑलवेज हम हाजिर हैं, और जब भी हम यानी इस हवाले से कहीं किसी ने कॉल किया इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। तमाम इदारों से मैं चाहूँगा कि लाजमी तौर पर ट्रेनिंग करनी है। आप अगर चाहते हैं कि ट्रेनिंग करवाना अपने इदारे में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी में, तो फौरी तौर पर आप कमेंट्स में या फिर डायरेक्टली वाइजल बेस से आप रब्ता भी कर सकते हैं। सर रफ़ी मेमन साहब से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे कमेंट करके भी आप फीडबैक दे सकते हैं। इनसे कांटेक्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं इस हवाले से। मजीद मैं चाहूँगा कि इसको मैक्सिमम जो रेगुलर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके टीचर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उन तक भी इस हवाले से अवेयरनेस जा सके। मैक्सिमम मैं चाहूंगा कि अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कोई फीडबैक है तो उसकी कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे आपका फीडबैक क्या है इस हवाले से। सेकेंडली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अब बहुत सारे लोग, मैं नोट कर रहा होता हूँ कि हमारे चैनल को देख तो रहे होते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, तो प्लीज डू इट, और ताकि हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम जो हमारी वीडियोस हैं वो आप उसको देख पाएं। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।